सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एक्सपेक्ट। मैं हूं चेतन शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स वन शॉट में एक रिवीजन वीडियो। तो सबसे पहले आप एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठिए ताकि आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं जो मैं बोलूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो ये आता है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है हमारे पास, इसका मतलब क्या है। देखो, थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास है वो दो टर्म्स मिलकर बनता है, एक थर्मो और एक डायनामिक्स। तो थर्मो का मतलब कहाँ से है, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है हमारे पास वर्ड। आपने अक्सर ही थर्मोफ्लास्क, थर्मोकटले वर्ड सुनी होंगी और उनका काम क्या होता है कि वो टेम्परेचर, मतलब जो अगर गर्म चीज उसे गर्म भी रखेंगे, ठंडी चीज है ठंडी रखेंगे, मतलब कुछ कुछ टेम्परेचर के साथ लेना देना होता है। वैसे थर्मो का मतलब टेम्परेचर से या इसका लेना देना हीट के साथ होता है। तो बेसिकली हीट क्या होती है, एक हमारे पास फॉर्म ऑफ क्या होती है, एनर्जी होती है। तो यहाँ पे बेसिकली थर्मो का मतलब है वो एनर्जी से आता है और डायनामिक का जो मतलब है वो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास होता है मूवमेंट। मूवमेंट, फ्लो बोल दो या आप उसे एक्सचेंज बोल दो। ठीक है, तो हम थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये निकाल सकते हैं, इट इज एक्सचेंज या फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, उसे हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो चलो हम आगे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ एक टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं और डिटेल में इस चैप्टर को सीखते हैं। तो देखो, इसके लिए हमारे पास कुछ एक टर्म्स का हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले एक हमारे टर्म आती है सिस्टम, एक आती है सराउंडिंग। देखो, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपने एक एग्जांपल कंसीडर करो बस। लेट अस से आप केमिस्ट्री लैब में गए, अगर केमिस्ट्री लैब में कभी नहीं भी गए तो घर पे आपके पास एक गिलास होगा। ठीक है, ये गिलास है और केमिस्ट्री लैब में गए हो तो हम इसे एक बीकर मान लेते हैं। एक बीकर है हमारे पास, ठीक है, और आप इस बीकर में कोई भी एक रिएक्शन कर रहे हो, इसमें कोई भी एक रिएक्शन हमारे पास हो रही है इस बीकर में। ठीक है, अब आप जब स्टडी करोगे, आप किसको स्टडी करोगे, आप इस बीकर को स्टडी करोगे ना। तो जो भी चीज आप जिसके ऊपर स्टडी कर रहे हो वो आपका क्या बन जाता है, सिस्टम। अभी पूरे का पूरा बीकर आपका क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है रेफर्स टू पोर्शन ऑफ यूनिवर्स व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब जिस भी चीज में आप स्टडी कर रहे हो आपके पास सिस्टम बन जाता है। और इस सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीज, जैसे आप एक रूम में लेटे से एक बीकर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस बीकर को छोड़ के बाकी सारी चीज पूरी अमेरिका तक, पूरी अर्थ तक, पूरे अर्थ से बाहर सारे प्लेनेट सारा कुछ निकालो, उस सिस्टम को छोड़ के बाकी जो भी बचा वो सारे के सारा क्या होता है, उसे हम बोलते हैं सराउंडिंग्स। तो ये बाहर सारी की सारी हमारी क्या आ जाती है, सराउंडिंग्स आ जाती है हमारे पास। ठीक है, और सिस्टम को सराउंडिंग से कौन सेपरेट करता है, देखो यहाँ पे मैं पेन चेंज कर देता हूँ समझाने के लिए। देखो यहाँ पे हमारे पास ये वॉल आ गई है। ठीक है, इस वॉल को हम क्या बोलते हैं, इसे बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो बाउंड्री हमारे पास क्या काम करती है, बाउंड्री सेपरेट करती है सिस्टम को और सराउंडिंग को। देखो, जो ये बाउंड्री है ये रियल भी हो सकती है, रियल मतलब जैसे ये रियल है, इस केस में बीकर बीकर की वॉल आप देख सकते हो, या ये इमेजिनरी भी हो सकती है। इमेजिनरी का मतलब आपके पास कोई भी रिएक्शन हो रही है, आपने ब्रेन में इमेजिन कर लिया कि वो इतनी इतनी जगह पे हो रही है, बाकी आप ऑब्जर्व ही नहीं करें उस जगह को। तो इस केस में जो ये बाउंड्री होगी वो क्या हो जाएगी, इमेजिनरी बाउंड्री आपके पास हो जाएगी। तो बाउंड्री आपके पास इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। और ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग, प्लस सराउंडिंग। ठीक है, अगर आप दोनों को जोड़ दो क्या बन गया, सारी चीजें बीच में आ गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोल देते हैं यूनिवर्स। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उसे हम यूनिवर्स बोलते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिवर्स किसके इक्वल होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग के इक्वल होता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो, अब यहाँ से ना हमें ये देखना कि हमारे पास कुछ टाइप ऑफ सिस्टम्स होते हैं। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो कुछ हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास होता है ओपन सिस्टम। ठीक है, एक हमारे पास आता है क्लोज सिस्टम और एक हमारे पास आता है आइसोलेटेड सिस्टम। चलो, अब आपने सोचना कि आपके पास गिलास में गर्म चाय है। ठीक है, एक गिलास में गर्म चाय है। पहले केस में आपने क्या किया, उस गिलास को ऐसे रख दिया टेबल के ऊपर। ठीक है, एक गिलास में, इस गिलास के अंदर क्या चाय है, कौन सी, गर्म चाय। तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे, पहली बात तो क्या कि वो चाय क्या ठंडी हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, इस केस में एनर्जी क्या होगी, जो एनर्जी थी क्या वो एक्सचेंज होगी, बिल्कुल एक्सचेंज हुई, एनर्जी एक्सचेंज हुआ है हमारे पास। यहाँ पर लिख देता हूँ एनर्जी एक्सचेंज। क्या ओपन सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज हुआ है हमारे पास, बिल्कुल हुआ है। और क्या आप देखते हो कि इसमें से चाय में से वेपर्स हैं ऊपर बाहर की तरफ जाते रहते हैं। तो वेपर क्या एक मैटर की फॉर्म ही है। तो क्या ओपन सिस्टम में मैटर एक्सचेंज हो रहा है,
अगर हम इसमें देखें क्या इसमें मैटर एक्सचेंज हो रहा है, मैटर एक्सचेंज बिल्कुल हो रहा है। मतलब ओपन सिस्टम क्या है, गिलास आपने उसे ओपन में रख दिया, अगर कोई भी इसमें रिएक्शन हो रही है तो ओपन में रखोगे, वो एनर्जी भी एक्सचेंज करेगा अपनी सराउंडिंग के साथ, और साथ साथ वो क्या मैटर भी एक्सचेंज करेगा। तो आपके पास क्या आ जाता है, वापस ओपन सिस्टम आ जाता है। अब क्लोज सिस्टम देखो, आपके पास वही चाहिए पर वही सारा सिस्टम है, इस बार आपने क्या किया, उसे ऊपर से कवर कर दिया, क्लोज कर दिया। अब जैसे आप क्लोज करोगे, क्या चाय ठंडी होगी थोड़े टाइम बाद? बिल्कुल होगी, चाय तो ठंडी हो ही जाएगी। तो मतलब इस केस में जो आपके पास क्या एनर्जी एक्सचेंज हुआ क्लोज सिस्टम में, बिल्कुल हुआ। पर क्या इसके बीच में से वेपर्स बाहर जा सकते हैं हमारे पास? नहीं जा सकते, क्योंकि आपने ऊपर से क्लोज कर दिया है। तो मतलब क्लोज सिस्टम में आपके पास क्या जो मैटर का एक्सचेंज है वो नहीं होता है। फिर हम आइसोलेटेड सिस्टम में आ जाते हैं। आइसोलेटेड में आपने क्या वही चाय को क्या किया, वो अपने केटल में डाल दिया, थर्मोस फ्लास्क में डाल दिया, हमारे पास एक थर्मोस फ्लास्क है, ठीक है, ये हमारे पास एक थर्मो फ्लास्क है, इसमें आपने चाय में डाल दिया। क्या इसमें चाय ठंडी होती है? तो नहीं होती है, आपको पता काफी टाइम तक उसमें चाय गर्म ही रहती है, ठंडी मतलब बिल्कुल भी ठंडी नहीं होती है। तो क्या इसमें से वाटर वेपर्स बाहर जा सकते हैं, कुछ भी मटेरियल बाहर जा सकता है? नहीं, थर्मोस फ्लास्क क्लोज होता है हमारे पास। मतलब जो आइसोलेटेड सिस्टम, देखो आइसोलेटेड का मतलब भी क्या होता है, जो अलग है बिल्कुल, ठीक है। आइसोलेटेड आपने कोविड में बहुत सुना होगा, आइसोलेटेड से आइसोलेट कर दो, मतलब बिल्कुल अलग करके रख दो। तो आइसोलेटेड बिल्कुल अलग होता है, तो ना तो इसमें एनर्जी एक्सचेंज होती है और ना ही इसमें मैटर एक्सचेंज होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। इसी के साथ मैं आपको एक और सिस्टम बता देता हूँ यहीं पे, एडियाबैटिक सिस्टम। देखो एडियाबैटिक सिस्टम क्या होता है, देखो आइसोलेटेड सिस्टम भी होता है, ध्यान से समझना मेरी बात। एडियाबैटिक सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम भी होता है, बस इस केस में जो एनर्जी की फॉर्म है हम, ठीक है, वो एनर्जी किस फॉर्म में लेते हैं, हीट की फॉर्म में ले लेते हैं। हीट को हम केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स में क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्यू इक्वल टू 0 आ जाता है। तो अगर आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी आप हीट की फॉर्म में ले रहे हो, जैसा आपको पता है एनर्जी की फॉर्म और भी बहुत सारी होती है, इलेक्ट्रिक फॉर्म होती है, मैकेनिकल होती है, काइनेटिक पोटेंशियल, बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म होती है, पर उसमें से अगर आप सिर्फ हीट की फॉर्म में हीट ले लो तो उस आइसोलेटेड सिस्टम को हम एडियाबैटिक सिस्टम बोल देते हैं। तो मतलब एडियाबैटिक सिस्टम हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम ही है जिसमें से हीट का एक्सचेंज नहीं होता है और ना ही आपके पास मैटर का एक्सचेंज होता है। आई होप कि आपको ये सारे जो टर्म्स है वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेट ऑफ सिस्टम। देखो आप फिजिक्स में चले जाओ, फिजिक्स में आपने स्टेट टर्म सुनी होगी, कौन सी? एक रेस्ट सुना होगा, एक मोशन सुना होगा, ठीक है। अब देखो ये स्टेट का मतलब क्या होता है, जिससे हमें पता लगता है कि सिस्टम कर क्या है, सिस्टम क्या कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम स्टेट ऑफ सिस्टम बोलते हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी हम अगर हम सिस्टम के ऊपर स्टडी करें उसकी स्टेट पता होनी चाहिए, ठीक है। ये फिजिक्स की तरह रेस्ट और मोशन तो नहीं होता है, बट हम क्या करते हैं, स्टेट को कैसे मेजर करते हैं केमिस्ट्री में, कुछ एक प्रॉपर्टीज से। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन से, यहाँ पे मैं टिक करता हूँ, लिखी हुई मैंने, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट हो गए। तो कुछ एक ऐसी टर्म्स होती हैं जिससे क्या हमें पता लगता है कि सिस्टम कौन सी फॉर्म में। देखो अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर चेंज कर दो या दोनों चेंज कर दो तो सिस्टम चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल लिक्विड एंड गैस देखिए, अगर आप गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो, अगर आपके पास एक गैस है, ठीक है, अब इसकी स्टेट कौन सी, यहाँ पे गैस है, फिजिकल स्टेट भी आप ले सकते हो, इसका मतलब समझना इजी होगा। तो अगर आप गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर दोगे, गैस के ऊपर आपने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स क्या आएंगे, क्लोज आ जाएंगे, किस फॉर्म में चला जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। तो मतलब ये अगर आप प्रेशर चेंज करते हो तो स्टेट भी चेंज होती है ना। तो ये ऐसे कुछ एक प्रॉपर्टीज जिससे स्टेट ऑफ सिस्टम हम देख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शंस या स्टेट प्रॉपर्टीज या स्टेट वेरिएबल्स बोल दिया जाता है। कुछ एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी है, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ये कुछ एक एग्जांपल्स होती है हमारे पास स्टेट ऑफ फंक्शन की। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनल एनर्जी। देखो बेटा थर्मोडायनामिक्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसका मतलब इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो हमारे पास टोटल 3 टाइप की एनर्जीज है थर्मोडायनामिक्स में, जो आपको मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। पहले हमारे पास है इंटरनल एनर्जी, जो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। सेकंड आएगी हमारे पास एंथैल्पी, जो इसके बाद आएगी। थर्ड हमारे पास आएगी गिब्स फ्री एनर्जी, जो मैं मतलब लास्ट में करवाऊंगा। ये 3 एनर्जीज के अराउंड हमारा सारा चैप्टर घूमता है। बहुत इजी, ध्यान से समझना। देखो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, मैं सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। आपके पास एक सिस्टम है ये, पर ये सिस्टम क्या है, क्लोज है। आपके पास क्या क्लोज सिस्टम है यहाँ पे। अब जब भी आप एक क्लोज सिस्टम में एनर्जी मेजर करोगे, इसमें जो भी एनर्जी है क्लोज सिस्टम में, उससे उस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, उसे हम इंटरनल एनर्जी बोल देते हैं। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है, एनर्जी इन अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में जो भी आपके पास एनर्जी है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोल देते हैं। इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
पर कभी भी वो अकेला एनर्जी मेजर नहीं कर सकते केमिस्ट्री में, ना ही हम करते हैं। हमेशा हम चेंज इन एनर्जी मेजर करते हैं। तो हमेशा आपको ये डेल्टा यू की फॉर्म में देखने को मिलेगा। डेल्टा का मतलब क्या था, चेंज। ठीक है, पहले कितनी थी, इनिशियल कितनी थी, फाइनल कितनी थी, वहां से हमें चेंज देखने को पता लगता है, तो उसे हम बोल देते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जब क्लोज सिस्टम में आप देखते हो। अब क्लोज सिस्टम में जो एनर्जी वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो मैकेनिकल फॉर्म में हो सकती है, वो आपके पास इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो सकती है, वो जितने भी टाइप की एनर्जी है उन सभी को जोड़ दो, बट वो एनर्जी कहाँ पे नोट करनी है, अपने क्लोज सिस्टम में। तो आपके पास क्या हो जाती है, इंटरनल एनर्जी। अब देखो इंटरनल एनर्जी को आप दो तरीकों से चेंज कर सकते हो। या तो आप उस पर क्या कर दो, उसमें से हीट, जो क्यू क्यू किसको रिप्रेजेंट करा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हीट को। या तो आप सिस्टम को हीट दे दो या उसमें से हीट बाहर निकाल दो, क्योंकि सिस्टम क्लोज है। आइसोलेटेड की बात नहीं हम करें, यहाँ पे क्लोज सिस्टम की बात करें, जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। तो अगर आप उसमें हीट, या तो उसको हीट प्रोवाइड कर दो या हीट बाहर निकाल दो, दोनों केसेस में क्या इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो अगर इंटरनल एनर्जी आए तो आप हीट एक्सचेंज से कर सकते हो। सेकंड क्या, वर्क डन से। आप क्या करो, सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर दो कोई ना कोई। देखो वर्क डन आप कैसे कर सकते हो, लेट अस से आपके पास वो बीकर है, उसमें आपने मैकेनिकल पेडल्स लगा दिए। मैकेनिकल पेडल्स कैसे लगाओगे, सिंपल मिक्सर दो, जो मिक्सर होता है, ठीक है, वो उसके ऊपर मिक्सी घुमा दो, अंदर से फटाफट घूमने लगेगा ना, आपका जो भी मटेरियल डाला होगा, पानी भी अकेला डाला वो भी घूमने लगेगा। तो ये क्या मैकेनिकली वर्क हो रहा है उसके ऊपर, तो आप वर्क तो करना स्टार्ट कर रहे हो। तो वर्क करोगे तभी आपके पास का इंटरनल एनर्जी क्या सिस्टम की वो चेंज हो जाती है। ठीक है, या तो वर्क डन से चेंज कर दो। तो मतलब क्या कि डेल्टा जो आपके पास इंटरनल एनर्जी, अब वो आप हीट से भी चेंज कर सकते हो या वर्क डन से भी, प्लस लगाया मतलब दोनों से भी आप कर सकते हो चेंज आप इंटरनल एनर्जी। ठीक है, वर्क डन भी कर दो और साथ में हीट भी प्रोवाइड कर दो। तो ये आपके पास क्या आता है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है। यही आपके पास क्या है, यही आपके पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है। मैं थर्मोडायनेमिक्स से बता, थर्मो की फॉर्म में हम शॉर्ट में लिख दो। ठीक है, और इसका सेकंड लॉ क्या है, सेकंड अगर नेम बोलूं क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना तो आप एनर्जी खुद बना सकते हो ना खुद खत्म कर सकते हो। देखो इधर भी ऐसे ही है। एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं समझाने के लिए। देखो इस साइड देखो, डेल्टा यू ये क्या है, एनर्जी हुई ना, चाहे इंटरनल एनर्जी है तो एनर्जी की फॉर्म है। ये क्या, क्यू क्या है, हीट। हीट भी क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है। वर्क डन, वर्क डन और एनर्जी हमें पता है सेम होता है, आपने फिजिक्स में 9th क्लास में 2 क्लास में पढ़ा होगा। वर्क डन और एनर्जी सेम चीज ही होती है। ये भी आपके पास क्या आ गया, एनर्जी आ गया। तो देखो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड भी एनर्जी है, राइट हैंड साइड भी, दोनों क्या एनर्जी है। एक एनर्जी की फॉर्म को आपने दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो यही आपके पास क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, और वर्क डन का जो फॉर्मूला हम लेते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री में, वो होता है P माइनस पी डेल्टा, वेयर P इज प्रेशर और डेल्टा V इज चेंज इन वॉल्यूम। और वर्क डन में साइन कन्वेंशन हम क्या लेते हैं, ख्याल रखना। देखो ये वर्क डन का फॉर्मूला ये माइनस पी डेल्टा वी है, ये अपने माइनस पी डेल्टा वी कंसिडर करना है। अब देखो वर्क डन के हम साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो तब आपके पास साइन आएगा पॉजिटिव। ठीक है, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, अगर मतलब सिस्टम खुद वर्क डन कर रहा है, तब आपके पास साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है। समझ में आया। देखो वैसे वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी डेल्टा वी, जो मैंने लिखा है, डीवी लिख दो या पी डेल्टा वी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो ये वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी ही रह जाएगा। जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो तब क्या होगा, तब मतलब आपके पास उस हिसाब से आप साइन कन्वेंशन यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, साइन कन्वेंशन क्या होते हैं वर्क डन की फॉर्म में। ठीक है, उसका नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है कि वर्क डन का समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंथैल्पी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अब इंथैल्पी भी क्या है, इंथैल्पी का मतलब भी एनर्जी होता है। अब बोलोगे सर पहले भी आपने एनर्जी बताया, अभी फिर एनर्जी बता रहे हो। पहले मैंने आपको क्या बताया, जब आपने इंटरनल एनर्जी लेनी है, ठीक है, उसमें क्या हमें क्लोज सिस्टम में एनर्जी देखनी है। बट अब देखो आपने सिस्टम क्लोज नहीं रखना है। ठीक है, अब आपने सिस्टम क्लोज नहीं रखना है, सिस्टम को ओपन कर देना है। अब जब एनर्जी इसमें जो भी आप रिएक्शन हो रही, जो भी एनर्जी देखोगे वो सेम ही रिएक्शन ले लो। चाहे पहले केस में आप उसे क्लोज सिस्टम में कर रहे थे, तब उसके बाद जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी है। अब आपने क्या किया, सिस्टम को ओपन कर दिया, अब वही एनर्जी वो इंटरनल एनर्जी नहीं रहेगी, वो अब एनर्जी क्या रह जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम इंथैल्पी बोल देंगे, उसी एनर्जी को, सेम को। ये थोड़ा सा फर्क आता है क्योंकि हमने क्या किया है,
सिस्टम को ओपन कर दिया है। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी क्या है? ये है एनर्जी ऑफ सिस्टम। कौन से सिस्टम की? ओपन की। जब आप सिस्टम को ओपन कर देते हो तब जो आपके पास एनर्जी आती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक पिछली स्लाइड में 1 मिनट जाता हूँ। जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पे सिस्टम क्या क्लोज है। अगर सिस्टम क्लोज है तो क्या चीज कांस्टेंट होगी? वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आप एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखते हो, यहाँ पे लिखते हो, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे एनर्जी देखते हो तो या क्लोज सिस्टम में, तो वो क्या हो जाती है? वो इंटरनल एनर्जी हो जाती है, हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं रहा, ठीक है, कि वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर गैसेज है तो एक्सपैंड होंगी, क्लोज सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट, आप बता सकते हो? मैं ही बता देता हूँ अगर आपको नहीं आ रहा है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। देखो, जितना प्रेशर सिस्टम के अंदर है उतना ही बाहर है। ओपन सिस्टम में जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास होगा, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना यहाँ पे अंदर है। तो अगर आप एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पे देखते हो, अगर आप एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पे देखोगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे वही एनर्जी क्या बन जाएगी? आपकी एंथैल्पी बन जाएगी। ठीक है, एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। और मैंने पहले बताया हम हमेशा एनर्जी को चेंज इन एनर्जी की फॉर्म में देखते हैं, तो वहां पे हमारे पास हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस पता लग गया होगा। क्लोज सिस्टम एनर्जी देखोगे इंटरनल है, ओपन में देखोगे तो वो कौन सी है? वो एंथैल्पी है। अब इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब ये तो हमारे पास अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में सिस्टम है, ठीक है, लिक्विड में या सॉलिड में। पर अगर हमारे पास गैसेस फॉर्म में आ जाता है तो गैसेस में क्या कि हम नंबर ऑफ मोल्स टर्म यूज करते हैं, तो इसकी दूसरी फॉर्म हम बना लेते हैं। देखो, जो आइडियल गैस के जो अकॉर्डिंग है, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि PV इक्वल टू nRT होता है। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो रहा है तो मैं P डेल्टा V ले लेता हूँ। ठीक है, देखो मैंने P के आगे डेल्टा क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास एंथैल्पी में प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट, तो सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा, इज इक्वल टू डेल्टा N, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, या फिर G डाल दो, G मतलब गैसेस नंबर ऑफ मोल्स। आर एक गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर भी हम कांस्टेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे P डेल्टा V की वैल्यू डेल्टा NGRT पुट कर देते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म हमारे पास आ जाती है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। और डेल्टा NG क्या होती है? नंबर ऑफ गैसेस, गैसेस सिर्फ गैसेस में, गैसेस मोल्स किसके? ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब आपके पास इक्वेशन में जितने भी गैस, सिर्फ गैस वाले, लिक्विड वाले, सॉलिड वाले छूट देने हैं। जो गैसेस प्रोडक्ट्स है या गैसेस रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट के देख लो कितने मोल्स आ रहे हैं गैसेस में, माइनस रिएक्टेंट कर दो तो आपके पास डेल्टा Ng की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो ये हमारे पास सिंपली क्या होता है? एंथैल्पी का कंसेप्ट होता है। आई होप कि आपको एंथैल्पी का समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो क्वांटिटी के ऊपर या साइज के ऊपर डिपेंड करती है। देखो, इसे बड़े सिंपली समझते हैं हम। ठीक है, लेट अस से आपके पास ना ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें अगर आप इस बीकर को हाफ कर दो, देखो लेट्स से हाफ करने से पहले इस बीकर का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना था? V। अब आप देखोगे इस साइड कितना वॉल्यूम आपके पास रह गया? हाफ रह गया ना, V/2 रह गया। ये भी कितना होगा? V/2 रह गया। देखो, अब वॉल्यूम क्या आ गया? क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। अगर पहले आपके पास क्वांटिटी और थी, अब मैंने इस क्वांटिटी को आधा कर दिया, तो वॉल्यूम भी दोनों साइड क्या हो गया? आधा आधा हो गया। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। सिमिलरली लेट्स से पहले दोनों में 10 kg का मास था पूरे बॉक्स का, मैंने हाफ कर दिया, अब दोनों साइड 10 kg तो नहीं रहेगा, इस साइड कुछ और हो जाएगा, इस साइड और हो जाएगा, तो मास भी क्या हो गया हमारे पास? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड हमारे पास आते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो अमाउंट के या क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। लेट्स से यही बीकर, जो बीकर है उससे मैंने ले लिया, मैंने बीच में से हाफ कर दिया। लेट्स से इसका पहले टेम्परेचर T था हाफ करने से पहले, और जब हाफ किया तब भी तो टेम्परेचर को चेंज नहीं होगा, इधर भी T टेम्परेचर रह जाएगा, इधर भी टेम्परेचर रह जाएगा। जो टेम्परेचर हमारे पास वो कौन सी प्रॉपर्टी हुई यहाँ पे? वो हमारे पास होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, जो कि अमाउंट के ऊपर या साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है हीट कैपेसिटी का। देखो, हीट कैपेसिटी को कुछ भी क्रैब नहीं करना है हमने, ठीक है, पहली बार हमने अच्छी तरीके से समझना है। हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कितनी कैपेसिटी है, जैसे वाटर की
वाटर बॉटल की कैपेसिटी 1 लीटर तक की मान लो हमारे पास है, उसकी कैपेसिटी होगी ना 1 लीटर। जैसे हीट कैपेसिटी क्या, कि हीट की कितनी कैपेसिटी है हमारे पास, ठीक है। देखो इससे ना बड़ा समझते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर आपको मैं इसको बड़ा एक इजी वे से समझाता हूँ क्या होता है हीट कैपेसिटी हमारे पास। देखो हीट कैपेसिटी कहते हैं कि हमारे पास हीट है, किसी भी सिस्टम की हीट आपके पास, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने से चेंज इन टेंपरेचर पे, जितना टेंपरेचर आप चेंज करोगे उतनी हीट भी चेंज होगी, टेंपरेचर कम करोगे उसी अमाउंट से हीट कम हो जाएगी, टेंपरेचर बढ़ाओगे उसी अमाउंट से आपकी हीट भी कम मतलब ज्यादा हो जाएगी। तो जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है हमारे पास, चेंज इन टेंपरेचर की होती है। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे सी, सी डेल्टा टी, ठीक है। तो हमारे पास जो सी है इसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, सी को हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे वाटर के एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। आपको पता होगा अगर आप कार्स के शौकीन हो, गाड़ियों की रेडिएटर में वाटर डाला जाता है उसे ठंडा रखने के लिए, क्यों, या कहीं पे भी अगर हीट का काम हो रहा है, जैसा वो बहुत गर्मी लग रही है या कहीं पे हीट का काम हो रहा है, हम वाटर का यूज लेते हैं, क्यों। देखो वाटर क्या है, वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब क्या कि अगर आप कोई गर्म चीज है, बहुत ज्यादा गर्म चीज है, ठीक है, अगर आप वाटर डाल दोगे ना तो वाटर का टेम्परेचर एकदम से राइज नहीं होता है, वाटर बहुत धीरे 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 टेम्परेचर अपना राइज करता है, क्यों, क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा है, उसमें हीट स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा है, फटाफट से हीट को ट्रांसफर नहीं करता है। इसीलिए आपके पास जो रेडिएटर में है, कार के रेडिएटर्स में, वहां पे आपको वाटर यूज किया जाता है, क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम समझते हैं, मैंने अभी लिखा था Q इक्वल टू सी डेल्टा टी, ये हीट है, डेटा सिस्टम के पास बहुत ज्यादा हीट है। तो अब बहुत ज्यादा हीट है, वो किसके इक्वल होगी हीट, एक तो हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब मैं बता रहा हूँ कि वाटर की हीट कैपेसिटी, वाटर की वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, मोर बहुत ज्यादा होती है। अब देखो ये दोनों चीजें प्रोडक्ट में, सी और डेट, दोनों चीजें प्रोडक्ट में, अगर ये चीज ज्यादा है तो ये चीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। ये दो चीजों की प्रोडक्ट है, हीट बहुत ज्यादा है, अब वो दो दो चीजों के प्रोडक्ट की इक्वल है। अगर मैं बोल रहा हूँ वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा होने के कारण इसमें जो टेम्परेचर चेंज है वो बहुत कम आता है, यही हमारे पास क्या होता है, हीट कैपेसिटी होती है। आगे हमारे पास दो तरह की होती है, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी कब होती है, जब आप टेम्परेचर राइज करते हो बाय 1 डिग्री, चाहे केल्विन में कर लो चाहे सेल्सियस में कर लो, अगर आप सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करते हो तब उसे मोलर हीट कैपेसिटी बोल दिया जाता है, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, जब हम मास भी 1 यूनिट ले लें, मतलब आपने 1 यूनिट सब्सटेंस, यहाँ पे वाटर की एग्जांपल ले रहा हूँ, वाटर का मान लो सिर्फ 1 यूनिट मास लेना है, यूनिट मतलब केजी ग्राम जो मर्जी ले लो, चाहे 1 ग्राम ले लो चाहे 1 किलोग्राम ले लो, 1 यूनिट मास लेना है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करना है। तो इस केस में जो हमारे पास है हीट कैपेसिटी आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल देते हैं। आई होप कि आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। इसका नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको 2 से 3 मार्क का देखने को मिल ही जाता है, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। पहले सीपी एंड सीवी क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखो सी मैंने बताया था क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको मैंने बताया कब बोलते हैं। तो अगर आपके पास ये हीट कैपेसिटी है सीपी, पी का मतलब क्या है, ये कब है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, ये आपके पास कहाँ पे, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले लोगे, सीवी उससे बोल दिया जाए कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। और पीछे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने फॉर्मूला किया था, वो क्या था, Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे लोगे हीट तो यहाँ पे भी लग जाएगी, और अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे लोगे तो यहाँ पे आप सी पी लगा दोगे, ठीक है। अब जो Q है वो किसकी फॉर्म में, वो एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। और हमने एनर्जी मैंने आपको बताया दो तरीकों में की है। क्यू वी का मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप एनर्जी देख रहे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप एनर्जी देख रहे हो, ध्यान से समझना है। ये हमने पीछे है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में जब आप एनर्जी देखते हो वो किसके इक्वल होती है, वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, अगर आप क्लोज सिस्टम में एनर्जी देखते हो वो किसके इक्वल है, वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल है। अगर वही सेम अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे देखोगे, कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप देखोगे, कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप एनर्जी देखते हो, पिछले हमने की थी वो क्या होती है, वो एंथैल्पी के इक्वल होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्यूबी को किससे रिप्लेस कर देता हूँ, ये देखो क्यूबी को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, डेल्टा यू से। तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, सीवी डेल्टा टी के, और क्यू पी किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एच के। तो डेल्टा एच किसके इक्वल आ जाएगा, सी पी डेल्टा टी के। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आएगी, बड़ा इजी है। अब मैं यूज करता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला एंथैल्पी का, जो क्या था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस
क्या किया था? शाबाश बताइए, पी डेल्टा वी। ठीक है, तो देखो अब डेल्टा एच की वैल्यू देखो, डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास क्या है? सी बी डेल्टा टी इज इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा एच के लिए सी बी, मैं पी करता हूँ, जस्ट वन सेकंड। यहाँ क्या है हमारे पास? सी पी। ठीक है, डेल्टा यू किसके इक्वल है? सी बी डेल्टा टी के, सी बी डेल्टा टी प्लस, देखो पी डेल्टा वी को मैं क्या करता हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करता हूँ, तो क्या पी डेल्टा वी को आर डेल्टा टी के इक्वल लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? पी वी इक्वल टू आर टी, 1 मोल के लिए, अगर ज्यादा तो एन लगा देते हो, अगर आप चेंज करें दोनों साइड डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा वी, आर तो गैस कांस्टेंट है, वो होगा ही नहीं चेंज, क्या सिर्फ पी चेंज होगा, तो पी डेल्टा वी को मैं आर डेल्टा टी के इक्वल लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसे आर डेल्टा टी के इक्वल लिख देता हूँ। आपके पास क्या बन गया? इसमें थोड़ा सा एक लाइन लिखता हूँ, सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी सी क्या हो गया? सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। देखो तो मैं डेल्टा टी कट कर देता हूँ कॉमन निकाल के सभी से, तो आपके पास क्या आ गया? सी पी इज इक्वल टू सी बी प्लस आर, इसको इधर भेज दो, सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर, तो ये आपके पास रिलेशन बन गया सी पी सी बी में। ठीक है, और ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास, आपने ये भूलना नहीं है, एग्जाम में ये पक्का आता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया रिलेशन क्या होता है सी पी और सी बी में। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम डेल्टा एच एंड डेल्टा यू को एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर करते हैं। देखो ये एक सिंपल सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, मैं बताता हूँ, इसको हम मेजर करते हैं कैलोरीमीटर से। कैलोरीमीटर डिवाइस का नेम होता है जिससे हम ये एनर्जी मेजर करते हैं। डेल्टा एच, देखो कैलोरीमीटर कुछ नहीं होता, ये ना एक डिवाइस होता है, आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे उसमें आपको ना एक प्रॉपर डायग्राम मिल जाएगी क्या होता है एक्सपेरिमेंटल डायग्राम, अगर एग्जाम में नहीं आती मैं सिर्फ समझा देता हूँ। आपका से कैलोरीमीटर है, मतलब एक सिस्टम है, अगर आप क्लोज सिस्टम यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? एक थर्मोमीटर लगा दिया, ये हमारे पास क्या है? एक थर्मोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई भी एक रिएक्शन करवा दी, कोई भी एक रिएक्शन करवा दी, आपने रिएक्शन करवाने से पहले टेम्परेचर नोट किया, T1 था लेटेस्ट से, फिर आपने रिएक्शन करवा दी, उसके बाद किया जब जब T2 आ गया। ठीक है, अब आपका टेम्परेचर चेंज हुआ है, मतलब टेम्परेचर चेंज करना किसके इक्वल होता है? डेल्टा टी निकालो, किसका रिएक्टिव फॉर्मूला में किया था ना? हीट के इक्वल था। ठीक है, अब ये हीट किस फॉर्म में आपके पास आ रही है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे आ रही है, तो अब ये किसके इक्वल आ जाएगा? आपके पास पता है इंटरनल एनर्जी इक्वल आ जाएगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब क्लोज सिस्टम में रिएक्शन करवा रहे हो, क्लोज सिस्टम में रिएक्शन करवाने से एनर्जी जो चेंज होगी, क्लोज सिस्टम एनर्जी किसके इक्वल होती है? आपके पास इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। तो आप इस रिलेशन से क्या निकाल सकते हो? इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हो, और इस कैलोरीमीटर को हम बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं, जो क्लोज सिस्टम में बॉम्ब कैलोरीमीटर। और सेम आपने एक दूसरा कैलोरीमीटर लिया, उसमें आपने क्या किया? उसमें ओपन सिस्टम में रिएक्शन करवा दी, सेम वैसे टेम्परेचर नोट किया, अब सिस्टम क्या ओपन है, अब इसमें भी एनर्जी चेंज होगी, अब इसमें जब एनर्जी चेंज होगी यहाँ पे ओपन सिस्टम एनर्जी चेंज हो रही है ना, तो टेम्परेचर राइज हो ही रहा है, पर ओपन सिस्टम में हो रही है, तो यहाँ पे जो हीट एक्सचेंज होगी वो क्या होगी? ओपन सिस्टम में कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, और कांस्टेंट प्रेशर हमें पता है कि किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके पास एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से आप यूज कर सकते हो कैलोरीमीटर इंटरनल एनर्जी एज वेल एज एंथैल्पी को मेजर करने के लिए। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, एक बार फिर से मैं एक रिवाइज करवा देता हूँ, छोटी सी चीज ही। अगर आप क्लोज सिस्टम में एनर्जी देख रहे हो वो इंटरनल एनर्जी है, अगर आप ओपन सिस्टम में एनर्जी देख रहे हो वो एंथैल्पी है, बस यही फर्क है इन दोनों में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है, मैं इसी को इरेज करके यहीं पे समझा देता हूँ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मतलब आपके पास कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, या आपके पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी? कुछ नहीं, आपने एंथैल्पी लेनी है प्रोडक्ट की, आपने एंथैल्पी किसकी लेनी है? एंथैल्पी किसकी लेनी? प्रोडक्ट की, माइनस कर देनी है एंथैल्पी किसकी? रिएक्टेंट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसे डेल्टा एच यहाँ पे नीचे आर की फॉर्म में, या ऐसे डेल्टा आर एच इस फॉर्म में लिख देते हैं, ये आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाती है। आपके पास बस अब रिएक्टेंट की एंथैल्पी जो प्रोडक्ट से माइनस कर दो, तो आपके पास वो क्या आ जाता है? आपके पास आ जाती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी का। स्टैंडर्ड एंथैल्पी का
तो जिस मर्जी चीज के आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकाल रहे हो, बस उसमें ऊपर नॉट लगा देते हैं। यहाँ पे अगर नॉट आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, नॉट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी देख रहे हो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है, एक तो वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एचटी होना चाहिए, ठीक है, एक वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। जब आप स्टैंडर्ड स्टेट में देखते हो किसी भी चीज की एंथैल्पी, उसे हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोल देते हैं। देखो स्टैंडर्ड स्टेट्स क्या होती हैं, जैसे फिजिकल स्टेट से लेना, मेरा मतलब जैसे आपका वाटर है, मैं वाटर H2O गैसेस लिखता हूँ, H2O लिक्विड लिख देता हूँ और H2O सॉलिड लिख देता हूँ। आप बता सकते हो इन तीनों में से वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी है? लिक्विड को पता वाटर की स्टेट में एग्जिस्ट करता है लिक्विड है, तो वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट क्या आ जाएगी, लिक्विड आ जाएगी, ठीक है। ये कुछ एक स्टैंडर्ड स्टेट्स हमारे पास होती हैं। तो अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर स्टैंडर्ड स्टेट ले रहे हो, तब जो आप एंथैल्पी देखोगे वो क्या होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा नॉट नॉट एच की हेल्प से, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई। देखो अब हम स्टैंडर्ड एंथैल्पीज देखते हैं। पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे नीचे मैं फ्यूजन लिख देता हूँ, एच लगा देता हूँ। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल्टिंग। जब आपके पास सॉलिड जो है वो किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका पास एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आप सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है। तो उस केस में जो आप इंथैल्पी देखोगे वो कौन सी इंथैल्पी होगी, वो होगी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। समझ में आ गया, मतलब उस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बड़ा इजी है, देखो सेकंड में लिखता हूँ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब ये कौन सी इंथैल्पी है, जब आपके पास वेपराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जब आपके पास जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में। तो अगर आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन है इसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप एंथैल्पी को क्या बोल दोगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोल दोगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया, इजी है। थर्ड देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन में क्या है, अगर आपके पास कोई भी एक सॉलिड है वो डायरेक्ट आपके पास गैसेस फॉर्म में जा रहा है, तो सब्लिमेशन का प्रोसेस है। सब्लिमेशन के रिएक्शंस में जब आप एंथैल्पी देखोगे उसे हम क्या बोल देंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अगर स्टैंडर्ड स्टेट्स में देख रहे हो तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोल देंगे। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई, बड़ी इजी है, कोई डिफिकल्ट है ही नहीं, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो अब ना सारी हम डिफरेंट टाइप की एंथैल्पीज पढ़ रहे हैं, जो एंथैल्पी के साथ वर्ड आ गया बस वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा एंथैल्पी का मतलब क्या है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बनना, ठीक है। फॉर्मेशन का मतलब होता है ना फॉर्म होना, बनना। तो जब कोई भी आपके पास एक कंपाउंड बनता है, याद रखना कंपाउंड फॉर्म हो रहा है कहां से, एलिमेंट से, सिर्फ एलिमेंट से, तो उस रिएक्शन में जो एंथैल्पी आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्योंकि उसमें फॉर्मेशन हो रही है आपके पास, उसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल देंगे। तो अगर मैं नॉट लगा देता हूँ फॉर्मेशन के लिए, मैं एफ वर्ड यूज कर देता हूँ एच। अगर मैंने नॉट लगा दिया वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ये ख्याल रखना है, ठीक है आपने। अगर मैं नॉट नहीं लगाया तो वो सिंपल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। हम यहाँ पे सभी में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक हम रिएक्शन लिखते हैं, जैसे ये H2 प्लस O2 हाफ O2 फॉर्म्स वाटर, ठीक है। तो ये गैसीय स्टेट में हमारे पास होता है, ये गैसीय स्टेट में हमारे पास होता है, ये आपके पास क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। देखो पहली बात तो ये सारे स्टैंडर्ड स्टेट्स में हमारे पास है। अब यहाँ पे देखो आपके पास वाटर एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, कहाँ से फॉर्म हो रहा है, अपने कंपाउंड से फॉर्म हो, सॉरी अपने एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है। जब वो रिएक्शन जिसमें कोई भी कंपाउंड अपनी एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन की जब आप एंथैल्पी देखोगे उस एंथैल्पी को हम क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझ में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास। चलो एक और लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप रिएक्ट करवाते हो आपको कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ये भी क्या आपके पास कंपाउंड है, तो क्या यहाँ पे आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगी, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कब लेते हैं, जब आपके पास जो एलिमेंटल फॉर्म से आपके पास कोई भी एक कंपाउंड फॉर्म होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी एक अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, जैसे हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट गैस होती है, इसकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा जीरो होगी। कोई हर एक ऐसा मतलब एलिमेंटल फॉर्म में जो स्टैंडर्ड स्टेट है, स्टैंडर्ड स्टेट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा जीरो होती है। जैसे ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट में गैस होती है, जीरो होगी।
वाटर की भी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, लिक्विड होती है वाटर की, तो इसके लिए भी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता होगी जीरो। पर हाँ, अगर आप H2O गैसेस की बजाय लिक्विड फॉर्म में ले लेते हो, सॉरी लिक्विड की बजाय गैसेस फॉर्म में ले लेते हो, तो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो कभी नहीं होगी। देखो कार्बन है, कार्बन हमारा स्पिन एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन, हमें पता है। कार्बन की जो हम मतलब बेसिकली एलिमेंटल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं वो हम ग्रेफाइट लेते हैं, ग्रेफाइट की फॉर्म। अगर आपने कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में लिया तो इस केस में इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ एक सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन का, थर्मोकेमिकल इक्वेशन का। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या होती है, कुछ नहीं, सिंपल बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। जैसे भी वाटर वाली में ले लेता हूँ, इजी है, H2 प्लस O2 फॉर्म्स वाटर। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, साथ में इसकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर दिया, गैसेस, ये गैसेस, ये आपका लिक्विड फॉर्म में। अब ये कंप्लीट एक बैलेंस इक्वेशन है, पर अगर हम इसके साथ इंथैल्पी की वैल्यू भी मेंशन कर दे, तो एनर्जी की वैल्यू होती है, इस केस में जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास होती है, मैं लिख देता हूँ डेल्टा, वाटर केस में हमारे पास होती है -285.8 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अगर आपका स्पेसिफिक केमिकल इक्वेशन में साथ में इंथैल्पी की वैल्यू भी दे दे, तो उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे बेटा आपने एक चीज ख्याल रखनी है, ठीक है, आपको ये एग्जाम में दी होगी, अगर आप किसी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हो, तो आपका इंथैल्पी भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाती है। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो इंथैल्पी है वो भी आपके पास क्या 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है थर्मोकेमिकल इक्वेशंस हमारे पास आती हैं। और इसी से साथ ही रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट आता है हेस लॉ। देखो हेस लॉ क्या कहता है, हेस लॉ कहता है कि अगर आपका कोई भी रिएक्शन स्टेप वाइज हो रही है, मतलब 1 2 3 4 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो टोटल अगर आपने रिएक्शन, अगर आप सारी रिएक्शंस को ऐड प्लस माइनस कुछ भी कर रहे हो, आपका एंथैल्पीज भी वैसे प्लस माइनस सारी हो जाएंगी। देखो ऐसे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डेफिनेशन का बुक से पढ़ दो, हम इसे ना एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझते हैं हेस लॉ क्या कहता है। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ना रिएक्शन कार्बन वाली, यहाँ पे मैं रिएक्शन चेंज कर देता हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, आपके पास क्या बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये गैसेस फॉर्म में होता है, ये भी गैसेस फॉर्म में होता है, ये भी गैसेस फॉर्म में होता है। आपको कहते हैं कि आपने इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वाली कितनी है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, बट हमें ना इसकी नीचे वाली 2 स्टेप वाली रिएक्शन आपको स्टेटमेंट में गिवन है। देखो वो कौन सी रिएक्शन है, कहते हैं आपको एक ये रिएक्शन गिवन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में इनकी फिजिकल स्टेट गिवन है, तो मैं लिख दे रहा गैसेस गैसेस होती हैं, ये ग्रेफाइट की फॉर्म में हमें गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन की कितनी है, -393.5 किलोजूल पर मोल। और दूसरी आपको गिवन है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2, और ये आपके पास गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं ये, और आपके पास गिवन है इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी गिवन है स्टेटमेंट में, -283.0 किलोजूल पर मोल। ठीक है, ये गिवन है। अब देखो हेस लॉ क्या कहता है, हमने ये 2 इक्वेशंस गिवन है, इन 2 इक्वेशंस के हेल्प से हमें अब ये इक्वेशन बनानी है। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ये, तो पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। देखो हमें क्या चाहिए, हमें रिएक्टेंट साइड कार्बन चाहिए, हाफ ऑक्सीजन चाहिए, और प्रोडक्ट साइड हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर मैं ये वाली रिएक्शन देखता हूँ, इस सेकंड वाले रिएक्शन, इसमें देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड किस साइड है, रिएक्टेंट साइड है। ठीक है, तो मैं इसे प्रोडक्ट साइड इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख देता हूँ, ताकि कुछ कुछ रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड वाली मेरी बन जाए वो वाली। तो मैं सेकंड अगर इक्वेशन को रिवर्स करके लिखता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका, जो कार्बन डाइऑक्साइड है gives कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2। अब देखो मैंने रिएक्शन को उल्टा किया, तो जो एंथैल्पी है उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अब जो एंथैल्पी है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, रिएक्शन की है ये आर की, कितनी आ जाएगी, 283 आ जाएगी। ठीक है, प्लस में होगी ना। ठीक है, अब आपके पास एक ये इक्वेशन बन गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। ठीक है, हमने इक्वेशन को ऐसे ही अरेंज करना कि प्लस माइनस करके इक्वेशंस में आपका सही इक्वेशन बन जाए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ,
अब हम ऐसे करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं ऐड कर दूं इन दोनों इक्वेशन को, 1 नंबर इक्वेशन में हम नीचे दोबारा लिख लेता हूँ, कंफ्यूजन आ रही, C प्लस O2, ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इस केस में हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी गिवन है स्टेटमेंट में, -393.5 गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, ऐड करके देखते हैं, हाँ चलो ऐड करके देखते हैं। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ऑपोजिट साइड में, ये तो कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और देखो इधर आपके पास 1 O2 है, इधर आपके पास हाफ O2, ठीक है। तो अगर आप माइनस करोगे, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लिखता हूँ, ये कार्बन तो वैसे का वैसा है, इसको हमने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। प्लस देखो ऊपर तो इधर तो कोई रिएक्टेंट बचा ही नहीं, नीचे ही बचा, इधर O2 है ना, देखो एक O2 इधर है, हाफ इधर है, हाफ तो कट हो जाएगा, कितना रह जाएगा, सिर्फ हाफ O2 रह जाएगा आपके पास इस साइड 1 है ना, तो उस साइड क्या रहा आपके पास, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो कट हो गया, इधर कोई रिएक्टेंट का ऊपर बचा, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड बचा आपके पास। तो देखो क्या चेक करो, यही इक्वेशन हमें चाहिए थी ऊपर, बिल्कुल। और मैंने अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी एंथैल्पीज को भी ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं इनकी एंथैल्पीज को ऐड करता हूँ, ये प्लस में ये माइनस में है, तो ऊपर मैं रफ काम में कर लेता हूँ, बस कैलकुलेटर तो है नहीं है, ये -393.5 है और दूसरा 283, बेसिकली ये तो माइनस ही होंगे, हमें इतना तो पता है। तो बताइए कितना आंसर आएगा। मैं यहाँ पे एक्चुअली टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता है, तो उसको सॉल्व कर रफली कोई 110 के नियर अबाउट कुछ भी आ सकता है आंसर। तो मतलब जो भी आंसर आए एंथैल्पी को ऐड करके यहाँ पे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से मैं एक बार 110 लिख देता हूँ, माइनस का साइन बड़ा माइनस में आ जाएगा, ये आपके पास इतना किलो जूल आपके पास आ गया। और यही हेस लॉ है। हेस लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, अगर आप उन स्टेप को ऐड करते हो, माइनस करते हो, एंथैल्पीज भी उसी अकॉर्डिंग ऐड या माइनस आपके पास हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा हमारे पास। तो जो नेट रिएक्शन है उन सभी एंथैल्पीज को ऐड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, और यही हमारे पास हेस लॉ है। आई होप कि मैंने आपको एग्जांपल के आपसे समझाने की कोशिश की, आपको हेस लॉ पता लग गया होगा क्या होता है। ओके, अब देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एंथैल्पीज होती हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज भी हो सकती है, नॉर्मल भी। स्टैंडर्ड आप नॉट लगा देंगे, मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात कर देता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन की देखो, अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, उससे हम डेल्टा नॉट यहाँ पे कंबशन लिख देता हूँ, और एच। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होती है, अगर आप किसी भी चीज की कंबशन करवा रहे हो, जैसे लेट से आप मीथेन की कंबशन करवा रहे हो, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर, इससे बैलेंस भी साथ में करना है, ठीक है, मैं कर देता हूँ। अगर आप इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी देखोगे, वो एंथैल्पी क्या आ जाएगी, एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या कंबशन, अगर कंबशन रिएक्शन में एंथैल्पी देखोगे तो वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एटोमाइजेशन कुछ नहीं है, कहते हैं आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे H2 है, ठीक है, H इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ। अगर आप इसको तोड़ देते हो, मतलब कि आपने हाइड्रोजन को तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर दिया, एटम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब यहाँ पे आपके पास जो एंथैल्पी है वो क्या आ जाएगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आ जाएगी, इसे ATOM से रिप्रेजेंट करते हैं H। अगर आपके पास आप एलिमेंट को तोड़ रहे हो, ठीक है, एलिमेंट को तोड़ के उसकी एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब आप एटम्स बना रहे हो, उस केस में जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपके पास आ जाती है, उस एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हम बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वर्ड यूज कर देता हूँ, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे कोई भी बॉन्ड हो सकता है, जरूरी एलिमेंटल फॉर्म में, लेट्स से आपका जैसे मीथेन ही है, ठीक है, लेट्स से अगर आप इसके बॉन्ड तोड़ देते हो, C+2H2 में कन्वर्ट कर देते हो, अगर आप इसके बॉन्ड तोड़ देते हो, तो यहाँ पे एंथैल्पी क्या आ जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आ जाएगी, PD शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में डेल्टा नॉट H आ जाएगा। देखो जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, इससे भी आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल सकते हो, ठीक है। बट जो नीचे वाला है, इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तो है, बट इसे हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं बोल सकते, इसे आप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास एटम्स नहीं फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया आपके पास। जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है उसे आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप किसी भी और कंपाउंड को मतलब तोड़ रहे हो, उनके बॉन्ड तोड़ रहे हो, बॉन्ड तोड़ने वाला बस एटम्स नहीं बन रहे, तो वहां पे जो एंथैल्पी आएगी उसे हम बोल देते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल देते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। उससे नेक्स्ट हमारे पास एंथैल्पी आती है, लैटिस एंथैल्पी आती है हमारे पास, लैटिस एंथैल्पी। देखो लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, सबसे पहले पता चाहिए लैटिस क्या होता है। कोई भी आपका सॉलिड है, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड है,
तो अगर आप इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखते हो ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखते हो 3D में, तो 3D स्ट्रक्चर हम क्या बोल देते हैं, लैटिस बोल देते हैं। लैटिस एक तरह का स्ट्रक्चर ही है सॉलिड का 3 डायमेंशन में। और इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो इस लैटिस को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, उसे हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे डेल्टा नॉट लगा देता हूँ, नॉट ऑफ लैटिस एच। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं लैटिस एंथैल्पी बोल देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको लैटिस एंथैल्पी का मतलब समझ में आया हुआ कि लैटिस एंथैल्पी हमारे पास क्या होती है। ठीक है, ओके। लैटिस को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उसे हम लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रेश पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, देखो अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास, अगर आपके पास कोई भी एक लेटर से सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है, मतलब मैंने बताया था ना, जिसकी आगे एंथैल्पी लगी मतलब वो चीज आ गई, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आ गया। जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तब जो एंथैल्पी होगी उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन आपको पता है सिंपली किससे बनता है, सॉल्यूशन आपके पास उसमें आप कोई ना कोई सॉल्यूट डालोगे, सॉल्यूट किस में डालोगे, आप सॉल्वेंट में डालोगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो जाती है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को डेल्टा नॉट SOL H से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नॉट का मतलब स्टैंडर्ड है, ठीक है, नॉट हटा दोगे तो सिंपल एंथैल्पी आ जाएगा, नॉट डाल दोगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। तो देखो अब ये किसकी इक्वल होगी, देखो आपने क्या किया, सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट आपका लेट्स से सोडियम क्लोराइड है जो कि आयनिक सॉलिड है। तो सबसे पहले तो इसे टूटना पड़ेगा, अगर ये टूटेगा तो इसे तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए उसे आप क्या बोलते हैं, उसे आप लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। सब लैटिस एंथैल्पी बोलते हो ना। तो यहाँ पे एक आपके पास किस क्या आ जाएगी, डेल्टा नॉट लैटिस आ जाएगी, प्लस जब आपके पास से टूट के, जब आपके पास ये टूट के डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में, तो उसे हम, सॉल्यूशन अगर वाटर है, उस एंथैल्पी को हम बोल देते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ना दो चीजों के इक्वल है। देखो क्या है? सबसे पहले आपने सॉल्यूट डाला, सबसे पहले वो सॉल्यूट टूटेगा, जब वो सॉल्यूट टूटेगा तब एंथैल्पी क्या होगी, आपके पास लैटिस एंथैल्पी होगी। अब टूटने के बाद वो पानी में डिसॉल्व होगा, अब जब पानी में डिसॉल्व होगा तो वो मतलब उस टाइम पे जो एंथैल्पी है वो क्या होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। तो सॉल्यूशन की जब एंथैल्पी है वो दो चीजों की इक्वल आ जाती है, एक लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, देखो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है लैटिस एंथैल्पी से, तब तो लैटिस टूट जाएगा, टूट जाएगा तो सॉल्यूशन में जो फ्लूइड है वो डिसॉल्व हो जाएगा। पर अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, तो आपका लैटिस नहीं टूटेगा और सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी जैसे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आता है, फिर पेन का कलर चेंज करते हैं समझाने के लिए। वो आता है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी, देखो स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या, रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस दो रिएक्शंस होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस, देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, अपने आप, जो अपने आप रिएक्शन हो जाती है उसे हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होती है, जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती है उसे हम नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। ठीक है, देखो मैंने पीछे आपको एक चीज बताना भूल गया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो आपके पास एंथैल्पी है, ठीक है, अगर तो जो एंथैल्पी नेगेटिव है, ठीक है, एंथैल्पी नेगेटिव है तो वो हमारे पास होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर आपके पास एंथैल्पी पॉजिटिव है तो वो आपके पास होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बात समझ में आ गई, एंथैल्पी नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास होती है। ठीक है, अब देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं, जो रिएक्शंस अपने आप होते हैं। ठीक है, अब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो अपने आप होती है, आपको पता है, ठीक है, उसमें हीट रिलीज होती है, वो स्पॉन्टेनियस होती है। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो अपने आप नहीं होती हैं, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। ठीक है, बट ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम अकेला एंथैल्पी को देख के नहीं बता सकते कि रिएक्शन अपने आप होगी कि नहीं होगी। हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो एंडोथर्मिक होती है, मतलब उन्हें हीट चाहिए होती है, ठीक है, रिएक्शन होने के लिए, बट वो स्पॉन्टेनियस होती है। इसके एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल ना, ये एग्जांपल है, जब आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। और इस केस में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपके पास होती है वो पॉजिटिव होती है, 33.2 किलो जूल पर मोल होती है। अब देखो ये जो रिएक्शन है ये है क्या, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है कि है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक होने के बावजूद रिएक्शन अपने आप हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। ठीक है, तो कहते हैं ऐसी क्या चीज है कि जो एंडोथर्मिक, कुछ एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी हमारे पास स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है, सारी नहीं होती पर कुछ एक रिएक्शंस हमारे पास क्या स्पॉन्टेनियस हो जाती है। ठीक है,
जो एंडोथर्मिक नेचर की होती है। यहाँ पे हमारे पास आती है एक टर्म इंट्रोपी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आती है इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या होता है? ये होती मेजर ऑफ रैंडमनेस या मेजर ऑफ डिसऑर्डर। मान लो कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, अच्छा भला है, पूरा शांति से खड़ा हुआ है, पर उसमें से ऐसे ऐसे एकदम से कोई डिसऑर्डर आ गया, ऐसे ऐसे मूव करने लगा, पार्टिकल गैसेस पार्टिकल इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो ये जो मूवमेंट है, डिसऑर्डर है, रैंडमनेस है, इसकी जो मेजरमेंट है उसे हम एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे किसी काम की नहीं है। हम हमेशा चेंज इन एंट्रोपी देखते हैं डेल्टा एस, तो डेल्टा एस हम हमेशा यूज करते हैं। तो एंट्रोपी क्या होती है? डिसऑर्डर, मेजर ऑफ डिसऑर्डर, मेजर ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डर, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो एंट्रोपी के देखो क्या सिस्टम इधर उधर जो रैंडमनेस हमारे पास आ जाती है उसे हम बोलते हैं एंट्रोपी। और ये किसके इक्वल होती है? डेल्टा एस। ये होती है इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू होती है एनर्जी, टी होता है टेम्परेचर, इसके इक्वल होती है। यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है? टी डेल्टा एस हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पे अब हमारे पास एक नई एनर्जी आती है जिसे हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ध्यान से समझना, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, जिसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन जी किससे काम करनी, हम चेंज इन एनर्जी की बात करते हैं, डेल्टा जी से बात करेंगे, चेंज इन गिब्स एनर्जी। अब देखो, पहली एनर्जी हमने की थी इंटरनल एनर्जी, सेकंड एनर्जी हमने की थी, कौन सी की थी? एंथैल्पी। थर्ड हमने की थी, कर रहे हैं जो गिब्स फ्री एनर्जी का, ठीक है। तो डेल्टा यू क्या था आपके पास? डेल्टा यू क्या था? जब आपके पास क्लोज सिस्टम है तब जो एनर्जी होती है। डेल्टा एच क्या था? जब आपके पास ओपन सिस्टम है तब जो एनर्जी होती है, ठीक है। और देखो डेल्टा एच को हम यहाँ पे आगे इलेबोरेट करेंगे। डेल्टा एच क्या होता है? एनर्जी जो सिस्टम को पास होती है जब ओपन है, मतलब जब वर्क डन कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है कि डेल्टा एच तो टोटल एनर्जी है जो सिस्टम को चाहिए, ठीक है, काम करने के लिए, वर्क डन करने के लिए। बट जैसे आपके पास ये एक ना बीकर है, गैसेस मॉलिक्यूल्स देते हैं, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। गैसेस मॉलिक्यूल्स है, लेट से ये दो गैसेस हैं ए प्लस बी, इन्होंने मिलकर तीसरी गैस बनानी है सी। अब इस पूरी को जो एनर्जी चाहिए होगी, ओपन सिस्टम है, उससे तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एच बोलेंगे। बट इंट्रोपी के कारण, इंट्रोपी के कारण कुछ एक पार्टिकल्स क्या करेंगे? एक दूसरे से ऐसे कोलाइड करते रहेंगे। पेन चेंज कर लेते हैं समझाने के लिए। कुछ एक पार्टिकल्स क्या करेंगे? एक दूसरे कोलाइड करेंगे अपने आप ही, कुछ काम वो अपने आप ही कर लेंगे, कुछ काम वो अपने आप ही कर लेते हैं। किसके? एंट्रोपी के कारण। देखो क्यू क्या था? वर्क डन था ना, मैंने पीछे क्या ना, क्यू इक्वल टी डेल्टा एस, ठीक है। वो वर्क डन किसके कारण हो रहा है? वो इस एंट्रोपी के कारण हो रहा है। कुछ काम सिस्टम अपने आप ही कर लेता है, जिसका मतलब क्या है? जो दैट गिव्स एनर्जी क्या, जो एक्चुअल एनर्जी आप दोगे, जो आप बाहर से एक्चुअल एनर्जी दोगे, वो किसके इक्वल होगी? देखो डेल्टा एच का टोटल एनर्जी सिस्टम को चाहिए, पर उसमें से कुछ काम सिस्टम ने अपने आप ही कर लिया। कौन सा? टी डेल्टा एस काम सिस्टम ने अपने आप ही कर दिया था। तो अब डेल्टा जी क्या हो गया? आपको कम चाहिए होगी, किससे हेल्प से? डेल्टा एच से टी डेल्टा एस को माइनस करके आएगा। टी डेल्टा एस भी क्या आपके पास बेसिकली है, तो ये एनर्जी है ना क्यू की फॉर्म में। तो गिब्स एनर्जी क्या होती है? एक्चुअल यूजफुल एनर्जी होती है जो आप प्रोवाइड करते हो ताकि सिस्टम काम करे। और यहीं से हम स्पॉन्टेनिटी देखते हैं। स्पॉन्टेनिटी हम डेल्टा एच से नहीं देखते हैं, डेल्टा जी से देखते हैं। अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तब आपका पास रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। और अगर अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो आ गया तो रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी आपके पास, ठीक है। देखो ऐसा क्यों? अब डेल्टा जी में यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लिखता हूँ, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखो अब मैंने पीछे बताया था हम अकेला एंथैल्पी से, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक से नहीं बता सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स और आ गई, एक टेम्परेचर आ गया, एक डेल्टा एस आ गया। हमें ये भी देखना पड़ता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी। समझ में आया आपके पास? आई होप कि आपको ये चीज है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर हमारे पास एक सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का। सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग देखो हमारे पास क्या, ये थोड़ा सा ना हमारे पास उसी के ऊपर है कि क्यों सारी जो रिएक्शंस हैं, जो सारी रिएक्शंस हैं, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है सारी, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होती हैं हर, ठीक है, सारी नहीं होती, पर मैक्सिमम रिएक्शंस जो होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं? वो स्पॉन्टेनियस होती हैं। ये हमारे पास सेकंड लॉ इसके ऊपर बात करता है। फिर हमारे पास आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये अपने डिटेल में जो सेकंड और थर्ड लॉ है वो ज्यादातर फिजिक्स में आते हैं, केमिस्ट्री में इतनी डिटेल में नहीं है, एनसीईआरटी में। और हाँ एक्स्ट्रा बुक्स में दिया हुआ कुछ। थर्ड लॉ हमारे पास क्या कहता है? कहता है कि अगर आपके पास जो टेम्परेचर है, अब
अप्रोचेस टू जीरो ले जाओगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिसे हम जीरो केल्विन भी बोल देते हैं। अगर आप एब्सोल्यूट जीरो की तरफ लेके जाओगे टेम्परेचर को, तो जो इंट्रोपी है वो कितनी हो जाएगी, जीरो की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट कर देगी, मतलब जो रैंडमनेस है, जो डिसऑर्डर है, वो जीरो आ जाएगा, जीरो तक अप्रोच करने लगेगा। ये आपके पास क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। एक लास्ट में छोटा सा टॉपिक है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT log K, where K is equilibrium constant, delta G is Gibbs energy। तो डिटेल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ोगे, एक छोटा सा रिलेशन है, ये आपने याद में रखना है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड कीप रिवाइजिंग द केमिस्ट्री।